हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बचपन का प्यार भूल जाना नहीं, वैसे ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एनवायरनमेंट की क्लास। यानी कि अंतिम समय में, अंतिम लड़ाई में और अंतिम कैप्सूल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट की क्लास। और इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे मेरे बचपन का प्यार भूल जाना नहीं, वैसे ही इस क्लास को देखना भूल जाना नहीं। ठीक है, और इस क्लास को शेयर करना भी भूल जाना नहीं। ठीक है, कमेंट भी करना है और लाइक भी करना भूल जाना नहीं। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है और बहुत ज़्यादा समय लिया है। ठीक है, तो ये मान के चलिए इस क्लास को देखने के बाद ना आपका मन जो होगा बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा। आप बिल्कुल खुशी हो जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अब मुझे यूपी टेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जो एनवायरनमेंट में हमारे साथ समस्या थी वो बिल्कुल सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रवीण सर ने हमें मेहनत करके सब कुछ एक जगह प्रोवाइड करा दिया। बिल्कुल एमसीक्यू के माध्यम से सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और बातें आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा। यदि आप सीटेट का भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तब भी आप देख लीजिएगा इस क्लास को, क्योंकि इसमें बेसिक सारे आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बातें, यदि आपको क्लास बेहतर लगेगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मेहनत का आप जरूर एक बार हमें बताइएगा कि प्रवीण सर ने जो मेहनत किया है उसके लिए एक बार। चलिए आइए शुरू करते हैं। संपूर्ण पर्यावरण को हम कवर करेंगे इसमें। और दूसरी चीज़ें, इसमें जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है ही, लेकिन एक तरीके से जो सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका भी बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर करते चलिएगा, ताकि समय अगर इसमें हम लेंगे तो फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो संविधान के किस संशोधन से, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी कि संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार बन गया। पहला ऑप्शन कहता है कि 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और दूसरा ऑप्शन कहता है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन कहता है कि 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और चौथा ऑप्शन कहता है कि 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही कम समय है, फटाफट आंसर करते चलिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। इस बात को जरूर याद रखिएगा। यानी कि बी ऑप्शन इज राइट साथियों, बी ऑप्शन इज राइट। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी देखिए इस सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छा है, पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई, 1971 में की गई, 1961 में की गई, 1951 में की गई, 1981 में की गई। जल्दी से इसका आंसर करिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना कब की गई, 1961 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई, 1961 में किया गया। ठीक है, या 1961 में की गई। क्यों किया गया था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, तो इसके पीछे का उद्देश्य था सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद, भाषावाद और संकीर्णतावाद की बुराइयों से निपटने के लिए इस परिषद की, इस काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी में देख लेते हैं। अतिरिक्त जानकारी में अगर देखा जाए तो बिहार के सोनपुर में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा को पशु मेला का आयोजन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं इसके बारे में, तो यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, बिहार का सोनपुर। तो बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है, या बिहार के सोनपुर में लगता है। और स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, छत्तर मेला के नाम से जानते हैं, या छत्तर मेला इसे कहते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं सोनपुर के, बिहार के सोनपुर का जो कार्तिक
पूर्णिमा के दिन क्या होता है, मेला लगाया जाता है या मेला का आयोजित किया जाता है या मेला का आयोजन किया जाता है, उसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, छत्तर मेला कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका जल्दी से मिलान करिएगा। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो भारतीय संघ किससे संबंधित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। राज्य किससे संबंधित है, और नगर निगम किससे संबंधित है, और ग्राम पंचायत किससे संबंधित है। यानी कि भारतीय संघ में कौन होते हैं मुख्य, राज्य में कौन मुख्य होता है, और नगर निगम में कौन मुख्य होता है, और ग्राम पंचायत में कौन मुखिया होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इज राइट दोस्तों, विकल्प नंबर ए इज राइट, विकल्प नंबर ए इज राइट। इस बात को जरूर याद रखिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। देखिए अगर भारतीय संघ की बात करते हैं तो भारतीय संघ में अगर मुख्य देखा जाए तो कौन होगा, प्रधानमंत्री है। और राज्य का यहाँ पर मुखिया, राज्य का मुखिया राज्यपाल है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, देखिए ऑप्शन से संबंधित बात की जा रही है। और नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम का किससे संबंधित होता है, या किससे संबंध है, मेयर से। और ग्राम पंचायत से किसका संबंध है, सरपंच से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। गौरैया है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि मोर है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि सारस क्रेन है, और चौथा ऑप्शन कहता है तोता है। जल्दी से इसका आंसर करिए। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप जल्दी से लोगों को भी शेयर करते चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। इसके आंसर की बात करते हैं तो सारस यानी कि क्रेन है, यानी सी ऑप्शन इज राइट साथियों। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, यानी कि सारस क्रेन है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए एक अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। अतिरिक्त जानकारी में देखा जाए तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लास्ट तक बने रहिएगा बस। ठीक है, इत्मीनान से आप क्लास को देखते रहिए। यदि आपको पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है तो आप क्या करिए, पार्टिसिपेट भी करते रहिए। जो ऑप्शन आपको लग रहा है उसको टिक करते भी चलिए। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, और 5 जून को, और 11 जुलाई को। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मुझे लगता है ये सभी को पता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे। एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे, पत्रकार थे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कृषि वैज्ञानिक थे, तीसरा ऑप्शन कहता है कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, और चौथा ऑप्शन कहता है कि पक्षी वैज्ञानिक थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट बताते चलिए। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एम.एस. स्वामीनाथन जी एक कृषि वैज्ञानिक थे। इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी याद रखिएगा कि इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री यानी पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए विश्व पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी भी देख लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में क्या किया गया था, 5 जून 1972 को एक समझौता हुआ था। और इसी सम्मेलन के माध्यम से क्या किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। तो इसी सम्मेलन के माध्यम से क्या किया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी बी ऑप्शन इज राइट साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस ओर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस निम्न में से किस ओर हुआ है? पहला ऑप्शन कहता है कि उत्तरी ध्रुव में, दूसरा ऑप्शन कहता है दक्षिणी ध्रुव में, और तीसरा ऑप्शन कहता है भूमध्य रेखा में, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ था सबसे ज़्यादा? तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ था, सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ था या सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, और मेहर चंद महाजन, हीरा लाल जेकानिया, और चौथा ऑप्शन कहता है एस आर दास। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर सभी छात्रों को पता होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही छात्रों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको हमने सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। कल की क्लास में भी हमने ये सब सारी चीज़ें पूरी चर्चा कर दिया है कि अंतरिक्ष पर पहला व्यक्ति किसने अंतरिक्ष पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, या चांद पर पहला व्यक्ति कौन उतरा था, इसके बारे में सारी चीज़ें हमने बता दिया कल की क्लास में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया, न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से संबंधित है, और घटता भूगर्भ जल स्तर से संबंधित है, और तीसरा ऑप्शन कहता है विलुप्ति के करीब जीव के संबंधित है, और वायु प्रदूषण से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर करिए। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो दूसरों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी आकर आपके साथ जुड़ जाएं। तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब अगर कोई जीव है तो उन्हें वो किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए इसके ये देखिए हमने यहाँ पर आंसर भी रखा है, तो छोड़ दीजिए इसको। चलिए इसके बारे में थोड़ा दक्षिणी ध्रुव के बारे में हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव के बारे में अभी हमने आपको बताया था। देखिए ओजोन परत का अधिकतम ह्रास अंटार्कटिका पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर हुआ था। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। यह परत मानव के लिए उपयोगी है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेड डेटा बुक के बारे में, थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो रेड डेटा बुक की बात करते हैं तो विलुप्ति के करीब जो जीव रहते हैं या पादप रहते हैं उनसे संबंधित यह बुक जारी की जाती है। और यह बुक जो होती है, यह बुक जो है ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में जो स्थित है विश्व पर्यावरण आयुषियन द्वारा जारी की जाती है। और संकटग्रस्त जीवों को इस बुक के गुलाबी पृष्ठों से दर्शाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि जो संकटग्रस्त जीव हैं उनको किस बुक के किस रंग से यानी कि किस कलर से एक तरीके से दर्शाया जाता है? तो गुलाबी पृष्ठों से यानी कि उसके जो पेज होते हैं गुलाबी पृष्ठ के होते हैं, उस पर दर्शाया जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। टूटता तारा यानी कि उल्का है, क्या है? उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक समान गति से चलने वाला तारा है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। और चौथा ऑप्शन कहता है एक तारा जिसके सिरे पर पुच्छ होती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए टूटता हुआ तारा के बारे में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टूटता हुआ तारा जो होता है एक तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्या करता है? आग पकड़ लेता है। यानी कि एक तरीके से पहला ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन राइट है। पहले तो ऑप्शन आपका क्लियर मैं करवा देता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्लियर। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सी अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है और ये धूल एवं गैस से बने होते हैं। देखिए उल्का पिंड जो होते हैं एक तरीके से उल्का पिंड जो होता है वो
धूल व गैस से बने होते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं तथा घर्षण के कारण क्या होता है, ये जलने लगते हैं। घर्षण के कारण क्या होता है, जलने लगते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम, यानी कि इसके लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्वामी विवेकानंद। तीसरा ऑप्शन कहता है कि राजा राम मोहन राय। और चौथा ऑप्शन कहता है कि मदन मोहन मालवीय। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक की बात करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता है। मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट और यूकेलिप्टस और आनकोनाइट प्लांट। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कुनैन नामक दवा यानी किस पौधे से प्राप्त होती है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, वैसे भी आप लोगों को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना प्लांट से। ठीक है, सिनकोना नामक पौधे से क्या होगा, कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप से संचित होता है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप से संचित होता है। ग्लूकोज द्वारा, सरल शर्करा द्वारा, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा द्वारा और हरे वर्णक के रूप में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि पत्तियों द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है किस रूप में संचित होता है, किस रूप में संचित होता है, यह आंसर पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा द्वारा क्या होता है कि पौधों के रूप में संचरित होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी, संचित नहीं, संचित होते हैं यानी कि कलेक्ट होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि बड़े सरल प्रश्न सर लेकर आए हैं। देखिए सरल प्रश्न भी आपको मिलेंगे, कठिन प्रश्न भी मिलेंगे, और जितने भी प्रश्न हैं इसमें के सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस जल्दी जल्दी हमने पिकअप किया और दे दिया आपको। ठीक है, नहीं, इसके लिए हमने 2-3 दिन समय भी लिया है और इस पर हमने मेहनत भी की है। ठीक है, तो इसलिए कहूँगा कि इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। जो छात्र क्लास लास्ट तक नहीं देखेगा फिर वो बाद में पछताएगा जब वहाँ से आएगा तब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि हस्तपरक क्रियाकलाप में, और तीसरा ऑप्शन कहता है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, और चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि विषयानुसार उपागम करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 में क्या कह रहा है कि बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप विषयानुसार क्रियाकलापों को प्रस्तावित करना, जबकि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना इसका उद्देश्य नहीं है। तकनीकी शब्दावली जिसमें है उससे परिचित कराना इसका उद्देश्य नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट साथियों, सी ऑप्शन इज राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग नहीं जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, इटावा में, बलरामपुर में, महाराजगंज में
और पीलीभीत में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से इसका उत्तर बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही प्रश्न, उत्तर प्रदेश का ही आप पेपर देने जा रहे हैं, यानी यूपी टेट का। उत्तर प्रदेश के इटावा में क्या किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के इटावा में क्या किया जा रहा है? बब्बर शेर सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है और इसमें एशियाई शेरों को भी संरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें एक योजना ये भी है कि हम एशियाई शेरों का भी संरक्षण करेंगे। तो कहाँ पर ऑप्शन यानी बी, ए ऑप्शन इज राइट साथियों, कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? इटावा में। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? इटावा में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दो विशिष्ट समुदायों के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो विशिष्ट समुदायों के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इको टाइप कहा जाता है, इकेड कहा जाता है, इकोस्फीयर कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि दो विशिष्ट समुदायों के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तो क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी में देखें तो इस क्षेत्र में दोनों बायोम क्षेत्र के जीव जंतु तथा पादप पाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो विशिष्ट समुदाय। देखिए, दो विशिष्ट समुदाय और इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मान लीजिए एक समुदाय है, दूसरा ये समुदाय है और इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इकोटोन कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को यदि पॉलिश किया जाता है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, थायरॉक्सिन और थायमीन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। थायमीन नामक विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए, यानी कि एक में वास स्थान है, दूसरे में संबंधित जंतु है। मतलब कौन सा जंतु कहाँ पर वास करता है? स्थलीय, चूहा, मरुस्थलीय, छिपकलीय, जलीय, स्पंज, वायवीय, ड्रैको। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल है। मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों। ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि सभी एक दूसरे से देखें। स्थली का जो स्थली में है चूहा, यानी स्थल में चूहा रहता, मरुस्थली में छिपकली रहते हैं, इनका वास स्थान है। स्पंज जो है जलीय यानी जलीय जीव हैं, और वायवी जो हैं ड्रैको यानी हवा में रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीता जो है आंध्र प्रदेश जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, और वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली, कलमकारी, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि पोचमपल्ली, कांजीवरम, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि कलमकारी, चंदेरी, और चौथा ऑप्शन कहता है कलमकारी, कंथा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको भी मैंने पढ़ाया है सभी को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो हमने बहुत बेहतर ये सब चीज़ें पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि आंध्र प्रदेश में निर्मित साड़ियाँ की बात करते हैं तो पोचमपल्ली तथा कलमकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली तथा आंध्र प्रदेश के नाम से पोचमपल्ली तथा कलमकारी के नाम से प्रसिद्ध है। और इन साड़ियों पर क्या होता है? देखिए, इन साड़ियों पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती हैं, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? हमने इसको अपने प्रीवियस वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे से करवा दिया है। जो छात्र
जो छात्र जिनका एक तरीके से ज्योग्राफी जो है नहीं अच्छी है, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वे हमारे उस क्लास को देख लें जो एसएससी जीडी की ज्योग्राफी के 2 क्लास बनी हुई हैं, बहुत ही बेहतर क्लास बनी है, उसको देख लें। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ज्योग्राफी से। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वाष्पन पहले होगा, फिर संघनन होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी। ठीक, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कहता है पहले बादल बनेगा, फिर संघनन होगा, फिर वाष्पन होगी, फिर वर्षा होगी। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन कहता है कि वाष्पन होगा, फिर वर्षा होगी, फिर संघनन होगा, फिर बादल बनेगा। पहले बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी, फिर वाष्पन, फिर संघनन। तो आपको तो यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए कि 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही दिख रहे हैं। 2 ऑप्शन तो सबसे गलत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो 1 और 2 दोनों सबसे ज़्यादा गलत दिख रहे हैं। तीसरा तो गलत रहेगा ही, फिर चौथा सही हो जाए, सॉरी यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे से मैं चल रहा था इसलिए चौथा बोला। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज राइट साथियों। यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रवण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गए ना तो आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा और एक तरीके से बिल्कुल काम नहीं करने वाला है और आपका तुक्का भी वहाँ नहीं लगेगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि गणगौर त्यौहार जो होता है चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर क्लियर कर देता हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तीज को। इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अब इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो यह त्यौहार देवी पार्वती और गौरी के सम्मान में मनाया जाता है। और कहाँ पर यह त्यौहार प्रचलित है? तो राजस्थान में यह त्यौहार प्रचलित है। यह मुख्यतः अविवाहित युवतियों द्वारा मनाया जाता है। जो अविवाहित युवतियां हैं उनके द्वारा यह मनाया जाता है गणगौर नामक त्यौहार। कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप लोग नहीं दे पाएंगे। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? भारत के किस राज्य में पंचायत प्रारंभ हुई है? पानी पंचायत प्रारंभ हुई है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, यानी कि महाराष्ट्र में पानी पंचायत प्रारंभ किया गया। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो क्यों इसे चलाया गया था? तो पानी के संरक्षण के लिए पानी पंचायत प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र राज्य में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस सुप्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी जल पुरुष के उपनाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है श्री राजेंद्र सिंह को, दूसरा ऑप्शन कहता है कि श्री आर.एस. बिष्ट को और तीसरा ऑप्शन कहता है कि श्री अरविंद कुमार सिन्हा को और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि श्री राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें अगर थोड़ा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं पहले राजेंद्र सिंह के बारे में। देखिए इनके बारे में हमने आपको बताया कि ये भारतीय पर्यावरणविद क्षेत्र से हैं और इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने क्या किया था, गैर सरकारी संगठन के रूप में तरुण भारत संघ का निर्माण किया था। तो तरुण भारत संघ का निर्माण किसने किया था, श्री राजेंद्र सिंह ने ही किया था, जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया था। तो इन्होंने क्या किया था, जल संरक्षण के कार्य में बहुत अच्छा, जल संरक्षण के कार्य में के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया था। जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा, दूसरा ऑप्शन नैरोबी केन्या, तीसरा ऑप्शन कहता है पेरिस फ्रांस, और चौथा ऑप्शन कहता है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल है। चलिए मैं बता देता हूँ, तो नैरोबी केन्या इसका आंसर हो जाएगा, नैरोबी केन्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में की गई थी। और यह क्या करता है, पर्यावरण से संबंधित वैश्विक मामलों की देख रेख करता है। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा कि यूएनईपी का कार्य क्या है, कि पर्यावरण से संबंधित वैश्विक मामलों की देखभाल करना, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी मैंने पढ़ाया है। वैसे तो जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ एक तरीके से, जितना भी मैंने अभी क्वेश्चन पूछा सभी पढ़ाया हूँ, बस एक आध दो चीज़ें को छोड़कर। नेक्स्ट बात करते हैं, और आज मैं उसको कवर कर भी दे रहा हूँ। कांस यानी कि कांस यानी ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सा है, पहला ऑप्शन कहता है तांबा और जस्ता मिलाकर, दूसरा ऑप्शन कहता है तांबा और टिन मिलाकर, और तीसरा ऑप्शन कहता है तांबा और लोहा यानी आयरन मिलाकर, और चौथा ऑप्शन कहता है एल्युमिनियम और टिन मिलाकर। जल्दी से इसका आंसर करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। कांसा यानी कि तांबा और टिन मिलाकर क्या हुआ था, एक नई धातु का जन्म हुआ था जिसे बोला गया कांस, और कांसा बोला गया या कांस से बोला गया। और वहीं से एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, कांस युगीन सभ्यता का। जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनाया गया, एक नई धातु को बनाया गया, कांस या ब्रांज। इसमें 90% तांबा मिलाया जाता था और 10% सोना में 10% टिन को मिलाया जाता था। और इसका उपयोग किस लिए वे लोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो सिक्के बनाने में, घंटियां बनाने में और बर्तन बनाने में वे लोग करते थे एक तरीके से। और आज भी देखा जाए तो आज भी इसका, वर्तमान में देखा जाए तो इसका सिक्का बनाने और घंटियां बनाने और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, स्पायरोगायरा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि विषाणु, तीसरा ऑप्शन कहता है कि पैरामीशियम, और चौथा ऑप्शन कहता है हाइड्रा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हाँ इसका आंसर पहले बता देता हूँ तब। इसका आंसर हो जाएगा, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव की बात करते हैं तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है, पैरामीशियम है। अब आइए समझ लेते हैं पैरामीशियम के बारे में अतिरिक्त जानकारी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह ऐसे तालाब या पोखरों में पाया जाता है जहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जहाँ पर अधिक होती है वहीं पर पैरामीशियम सूक्ष्मजीव पाया जाता है, जो कि एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव में एक और जीव आता है अमीबा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा जल्दी से। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप सभी लोग शेयर भी करते चलिए, और दूसरों को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति यानी कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। ततैया, बर्रय और चींटी, दीमक, मकड़ी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि मकड़ी जो है एक तरीके से कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सी आइए अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। देखिए
कीटों में से मकड़ी जो है कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहती हैं, जबकि ततैया या बर्रे जो होती है, मधुमक्खी, चींटी और दीमक जो होते हैं कॉलोनियों में एक साथ रहते हैं। दीमक वगैरह जो हैं कॉलोनियों में एक साथ रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों के बारे में चुनिए। पहला ऑप्शन कहता है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा ऑप्शन कहता है एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। और पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है 3 और 4 सही है, और दूसरा ऑप्शन कहता है 1 और 2 सही है, और 1 और 3 सही है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। ठीक है, एक में क्या कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से अब यहाँ पर देखिएगा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, इसको मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इसका 1 और 3 सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त देख लेते हैं, जानकारी क्या है। तो देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो होते हैं एक साथ रहते हैं। इससे ज़्यादा आयु के बच्चे जो होते हैं इस झुंड में नहीं रहते, वे अपना अलग रास्ता बना लेते हैं। इसके बारे में हमने बताया है पिछली क्लास में। अगर कोई हमारी यूपी टेट की जो सीरीज देख रहा होगा शुरू से, उसके एक भी प्रश्न गलत नहीं हो रहे होंगे, उसको बड़ी खुशी मिल रही होगी कि सर ने पहले से सब सारी चीज़ें कवर कर रखा है। तो एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है, इसलिए पहला और तीसरा ऑप्शन इज राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पहला ऑप्शन कहता 1984, दूसरा ऑप्शन कहता 1985, और तीसरा ऑप्शन कहता 1986, और चौथा ऑप्शन कहता है कि 1987। जल्दी से इसका आंसर करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। 1986 में बनाया गया, 1986 को पारित किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में हो सकता है अतिरिक्त जानकारी हो, चलिए अतिरिक्त जानकारी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। पहला ऑप्शन कहता है चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन कहता है लोकटक झील, और तीसरा ऑप्शन कहता है सांभर झील, और चौथा ऑप्शन कहता है वूलर झील। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके आंसर की बात करते हैं तो एक है, 2 है और 3 है। 1 2 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 है। चिल्का झील और लोकटक झील को क्या किया गया है, आर्द्र भूमि का संरक्षण प्राप्त है, आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है रामसर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आदित्य इलाहाबाद से हल्दिया राजमार्ग से गया है, उसने किस नदी में सफ़र किया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो आदित्य है, एक लड़का आदित्य है, वो इलाहाबाद से हल्दिया राजमार्ग गया है। ठीक है, या इलाहाबाद से हल्दिया राजमार्ग से गया है। उसने किस नदी में सफ़र किया है। पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंडक, तीसरा ऑप्शन है गंगा, और चौथा ऑप्शन है महानदी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, इस बात को ध्यान रखिएगा।
यानी सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है कवक द्वारा और जीवाणु द्वारा, कीड़ों द्वारा और पशुओं द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, कीड़ों द्वारा और पशुओं द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया जो होती है कीड़ों द्वारा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अभी आदित्य के बारे में थोड़ा से हम और अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। जो अभी पहला वाला प्रश्न था इसके बारे में थोड़ा अतिरिक्त जानकारी देख ही लेते हैं। आदित्य जो है इलाहाबाद से हल्दिया राजमार्ग से जाने के लिए गंगा नदी में उसने सफ़र किया, यानी गंगा नदी में सफ़र किया है, ठीक है। क्योंकि गंगा नदी में है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जल मार्ग, सॉरी राज नहीं, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 अवस्थित है। और यह मार्ग जो है इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश को हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया जो है, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया कीड़ों द्वारा की जाती है, अर्थात वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कीड़ों यानी विशेषकर केचुआ द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कीड़ों द्वारा यानी विशेषकर केचुआ द्वारा किया जाता है। यह एक जैविक खाद होता है, यह एक जैविक खाद होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक सामुद्रिक जानवर को, दूसरा ऑप्शन कहते हैं दूसरा ऑप्शन कहता है एक जलीय पौधों को, और तीसरा ऑप्शन कहता है एक पौधीय पौधे को, और चौथा ऑप्शन कहता है एक जड़ रहित पौधों को। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट उसे कहते हैं जलीय पौधों को कहते हैं, और ऐसे पौधे जो एक तरीके से जलीय स्थानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि एक तरीके से बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विश्व बैंक द्वारा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्थान द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं कि ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी के द्वारा जाता है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में, सॉरी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए इसके बारे में थोड़ा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो ग्लोबल 500 जो पर्यावरण पुरस्कार है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है, और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। अभी हमने आपको बताया नैरोबी केन्या। और यह पुरस्कार जो है पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय, जो बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं उनके लिए इसे दिया जाता है। तो पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में इसे दिया जाता है ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इस बात को ध्यान रखिएगा इसके फुल फॉर्म के बारे में भी, ठीक है। अगर आपको न याद आए तो आप अंग्रेजी वाला देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सेकंड में पार्ट में इंग्लिश भी रहता है, ठीक है, तो इंग्लिश भी रहती है, तो इंग्लिश में भी रहता है क्वेश्चन, तो इसलिए उसको देखकर ही करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की परिभाषा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है।
इस प्रश्न को देखने के बाद मेरा हृदय बड़ा खुश हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? पहला ऑप्शन कहता है कि यह मानवाधिकार की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। चलिए इसके बारे में थोड़ा से हम अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाए। सॉरी चलिए बात करते हैं। एजेंडा 21 जो है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना है और इसका निर्धारण 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था। और पृथ्वी सम्मेलन को ही जो किया गया था उसे एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। तो एजेंडा 21 के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब 1992 में क्या हुआ था, रियो डी जेनेरियो, और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो उसी को किस नाम से जाना गया? तो उसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना गया, क्योंकि यह 21वीं सदी में हुआ था और विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक योजना था या विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है, यह सम्मेलन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरी वेंकटगिरी। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि बीडी जत्ती। चौथा ऑप्शन कहता है जाकिर हुसैन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर भारत के पहले उपराष्ट्रपति नहीं पूछ रहा है मेरे प्रिय साथियों, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति, बार बार राष्ट्रपति निकल आ रहा है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। और इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है, इनका भी निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। और इनकी सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। इनकी सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संसद के सभी सदस्य, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों और चाहे वो मनोनीत सदस्य हों, वे क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और दूसरी बात है राज्यसभा के चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों और चाहे जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य हो, वे भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त और भी 2-3 जानकारी थी। थोड़ा ईयर देख लेते हैं।
तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा, यानी कि 1962 से 1967 तक। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संसद द्वारा आवंटित धन की देख रेख कौन करता है? धन की देख रेख कौन करता है? धन की देख रेख कौन करता है? पहला ऑप्शन कहता है कि महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि राष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन कहता है कि प्रधानमंत्री। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा CAG, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है कि धन की देख रेख करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनके बारे में आइए थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। CAG के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में जो चर्चाएं की गई हैं अनुच्छेद 148 में चर्चा की गई है। और CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो भी इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जितना वेट करेंगे उतना अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप जितना लास्ट तक देखते जाएंगे उतना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इस PDF की यही विशेषता है या इस क्लास की यही विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, और तीसरा ऑप्शन कहता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। तो जल्दी से इसको बताइए, इसमें ये बताना है आपको कौन नहीं है, मतलब कौन गलत है, ये बता दीजिए कि इन चारों में से कौन सा गलत है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है एक गलत है। ठीक है, यानी कि इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में, या ये कोलकाता में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में की गई थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी और देख लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। पहली बात है ध्यान रखिए, देखिए इसको लिख लीजिए, मैं तो कहूँगा इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए एक बार। पारिस्थितिकी विज्ञान, अगर नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु में है, और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, और जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत पड़ रही है इन सब चीज़ों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा संवेदनशील भी होना चाहिए हमारे प्रति भी। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन कहता है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, दूसरा ऑप्शन कहता है कि सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि मछलियों और सरीसृपों पर, और चौथा ऑप्शन कहता है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है, उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कि पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड में है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि गिर अभ्यारण्य गुजरात में है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि नागरहोल बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो जल्दी से चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि नागरहोल बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं, इसको याद कर लीजिए। तो पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? झारखंड में है।
इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और तीसरा ऑप्शन कहता है गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। और नागरहोल की बात कर लेते हैं तो नागरहोल कहाँ पर है? नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पहले वाले ये सब प्रश्न क्यों नहीं करवाए। ठीक है, तो जो लास्ट तक मेहनत करता है, जो हमारे साथ लास्ट तक बना रहता है ना, उसके साथ हम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आता है, मुझे पता है कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे बरसात के जैसे होता है ना, मेढक जैसे होता है कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं और डिसलाइक कर देते हैं और बड़ी गुस्सा आती है उन्हें हमारे ऊपर। देखिए मेरा ये नहीं है मतलब कि आपकी आलोचना करना, देखिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपके व्यक्तित्व का निर्माण करें, यानी कि एक तरीके से एक टीचर का कर्तव्य होता है कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करे पढ़ाने के साथ साथ। देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको भी आपके अंदर एक संवेदनशीलता आए और चीज़ों को समझें आप। देखिए भले ही एक तरीके से कई बार क्या होता है कि लोगों की उम्र हो जाती है लेकिन उनका मस्तिष्क का विकास सही नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, कई बार मजाक, देखिए कभी मैं सीरियस किसी को नहीं कहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी मैंने किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नेम, व्यक्तिगत नेम लेकर मैंने कभी नहीं बोला होगा कि तुम ऐसे हो। मैंने हमेशा सभी को बोला है। ठीक है, तो सभी में जो होता है वही आता है। ठीक है, जो अपना काम ईमानदारी से करता है वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि देखिए जैसे एक आप मानते हैं ना इस बात को कि दंड क्या है, एक सुधारात्मक प्रक्रिया। जब आप टीचर बनेंगे, कभी आप सोचिएगा, आप जिस दिन टीचर बनेंगे ना, खुद में खुद अनुभव होगा। ठीक है, कि मैं इतना जो कहता हूँ चिल्लाता हूँ उसके पीछे का क्या कारण है। अगर आप एक ईमानदार टीचर रहेंगे ना, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत याद आएंगी, इस बात को कि सर की क्लास हमने 2 से 3 महीने लिया था और सर ने हमें क्या क्या कहा था। ठीक है, एक दिन आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगी इस बात को। ठीक है, क्योंकि हम भी पहले स्टूडेंट थे तो हमारी भी कुछ गलतियाँ थी जब मैं स्टूडेंट के लाइफ जी रहा था। आज भी स्टूडेंट ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ। आज भी मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ। हाँ, बस एक गाइडर के रूप में आपके साथ लगा हूँ। ठीक है, तो जब मेरे टीचर्स यानी मेरे अध्यापक जब मुझे कुछ कहते थे, तो वैसे तो उनकी बातों को मैं सीरियस हमेशा लेता था, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को मैंने इग्नोर भी किया। और इग्नोर जब मैं करता भी था तो उस चीज़ को आज मैं महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं जब हमारे टीचर्स हमें चिल्लाते थे तो उसके पीछे का कारण यही रहा। ठीक है, तो आज हमें इस बात को महसूस होता है। तो जो हमने महसूस किया है वही चीज़ें हम चाहते हैं कि आप ना महसूस करें, आप अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करें। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन कहता है कि लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन कहता है आगरा में, तीसरा ऑप्शन कहता है कि वाराणसी में और चौथा ऑप्शन कहता है कानपुर में। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट। चलिए इसके बारे में हमने आपको दिखाया नहीं था, तो पहला ऑप्शन सही है, यानी पहला ऑप्शन राइट है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में है। इसके बारे में आइए अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है। कानपुर में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कानपुर में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा एवं नोएडा में स्थित है। वाराणसी के सारनाथ में बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध थीम पार्क स्थित है। बड़े अच्छे एक तरीके से पॉइंट यहाँ पर हैं। सारे अतिरिक्त जानकारी में एक बार फिर से मुझे लगता है याद करवाना चाहिए आपको। याद करिए जल्दी से, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। ठीक है, बोलते चलिए भैया अपने मन में। दूसरी बात करते हैं, कानपुर में क्या स्थित है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थित है, आगरा एवं नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाराणसी के सारनाथ में क्या स्थित है, बुद्ध थीम पार्क स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मृत जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हैं मृत होते हैं। वह होते हैं, पहला ऑप्शन मृत होते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है मृत होने के पास होते हैं, और तीसरा ऑप्शन कहता है मृत जीवों को खाते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है मृत जीवों के शरीर में रहते हैं।
पहला ऑप्शन कहता है कि मृत होते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है मृत होने के पास होते हैं, और तीसरा ऑप्शन कहता है मृत जीवों को खाते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है कि मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवों को खाते हैं, मृत जीवी जीवों को मृत जीवी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, मृत जीवी जीवों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत जीवों को खाते हैं और उन पर अपने जीवन को यापन करते हैं, यानी कि उन्हीं पर वे आश्रित रहते हैं। और इसमें सूक्ष्म जीव और जीवाणु भी आदि आते हैं। देखिए, भागिएगा नहीं, आप लोग भागते जल्दी हैं, गलत बात है। ठीक है, कुछ लोग आते हैं, यहाँ कोई कॉमेडी थोड़ी ना चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ाई एजुकेशन से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप भागियोगीगा नहीं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जल्दी से फेडअप हो जाते हैं, यानी कि ऊब लगने लगती है कि अब हम छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। नहीं, ये सब बाद में नहीं, आज ही देखना है। ठीक है, कुछ भी हो बस कान में लगाए रहिए ईयरफोन, आराम से देखते चलिए और सुनते चलिए। अगर आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है तो आराम से लेटे रहिए। ठीक है, ठंडी की वजह से मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आप गलत अर्थ निकाल लें। चलिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करिए। पहला ऑप्शन कहता है, पहला विकल्प में क्या है, मछली कहाँ पर रहती है, हार्बेरियम में, जल्दी से भी मिलाइएगा। केचुआ कहाँ पर रहता है, वाइवेरियम में। तितली कहाँ पर रहती है, एक्वेरियम में। और शार्क टाइटेरियम में। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग, अगर मिलाना चाहें तो मिला लीजिए, नहीं चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फालतू चक्कर में आप मत पड़िए। मछली कहाँ पर रहती है, हार्बेरियम में, सॉरी नहीं एक्वेरियम में, यार सॉरी गलती हो गई। चलिए इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। मछली कहाँ रहती है, एक्वेरियम में रहती है। और केचुआ कहाँ पर रहता है, एक तरीके से तो टेरिटेरियम में। और तितली वाइवेरियम में। और एक तरीके से शार्क हार्बेरियम में। देखिए, ये रहते नहीं हैं बल्कि इन्हें संग्रहण किया जाता है, मतलब इनको रखा जाता है। जैसे मछली को कहाँ पर रखा जाता है, एक्वेरियम में। नहीं, कुछ लोग बाद में गलत काट देते हैं। ठीक है, बोलते हैं सर आपने पूरी बात नहीं बताई थी। केचुआ जो है टेरिटेरियम में संग्रहण किया जाता है, और तितली को वाइवेरियम में संग्रहण किया जाता है, रखा जाता है। और शार्क को हार्बेरियम में रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, तीस्ता नदियों के अधि प्रवाह से बाढ़ आती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और मध्य पूर्व भारत में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। नहीं आएगा मुझे पता है। तो पूर्वी भारत में क्या होता है, इनके ज़्यादा प्रवाह से क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो पूर्वी प्रवाह में क्या हो जाता है, पूर्वी भारत में क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है नदियों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। BOD5 क्या है, BOD5 क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स है पहला ऑप्शन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज है। तीसरा ऑप्शन कहता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। तो दूसरा ऑप्शन इज राइट दोस्तों। बायोलॉजिकल, BOD का फुल फॉर्म क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ध्यान रखिएगा 5 डेज है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से और शेयर कर दीजिए तब तक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह गुड़। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, सोचने का टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक वाइक कर दीजिए। आज लास्ट में क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, हमारे ऑफलाइन वाले जो छात्र हैं ना, कभी एक आध दो छात्र करते हैं बस, जैसे प्रीति जी हैं वही, और एक गीता राजपूत जी हैं जो काफ़ी दूर से वो पढ़ती हैं। यहाँ ऑनलाइन क्लास तो लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ उनके यहाँ क्या हुआ कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, लेकिन वे क्लास हमेशा पूरी फॉलो करती हैं, उनकी सबसे अच्छी आदत ये है। वैसे फॉलो तो सभी करते हैं, लेकिन कमेंट करके बताते जो हैं। ठीक है, क्लास कैसी है। और एक लोग और भी हैं, छाया जी हैं,
तो वो भी इस समय नई क्लास में ज्वाइन हुई हैं, तो वो भी कमेंट करती हैं। और प्रीति जी तो मान लो हर बार करती हैं, हर एक क्लास में फीडबैक ज़रूर देती हैं कि क्लास कैसे है। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो अच्छे का भी, जैसे भी रहती है क्लास का उन्होंने हमेशा फीडबैक दिया है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी आदत होती है जो ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रोत्साहन हमारा बढ़ता है, हमारे भी मन में आता है कि चल नहीं, चलिए हमारे साथ छात्र इतने लगे हुए हैं, हमें और मेहनत करके इनको अच्छे कंटेंट देना चाहिए। लेकिन हमारे और भी छात्र जो हैं, कुछ लोग बिल्कुल, मैं क्या कहूँ उन्हें, ठीक है, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है, और एनीमिया जो होती है, एनीमिया रोग जो होती है लौह की कमी से होता है, और इसलिए पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, तिलचट्टे को, बड़ा अच्छा प्रश्न है, तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन है उत्पादकता, और चौथा ऑप्शन है सर्वाहारी। जब तक 159 नहीं हो जाता मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब पूरी क्लास लूँगा। ठीक है, कोई ये ना सोचे कि सर छोड़ देंगे पूरी आधी क्लास से, नहीं पूरी क्लास लूँगा। ठीक है, जिसको जाना हो जा सकता है, नहीं देखना है तो देखते रहिए, अच्छा रहेगा। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाहारी में रखा गया है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारतीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, कोलकाता में, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन, तीसरा ऑप्शन कहता है कि वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव, और चौथा ऑप्शन कहता है कि वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो इकोलॉजी का मतलब हो जाता है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन। ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है कि, एक मिनट, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाबा आमटे किस पर्यावरण से संबंधित है? बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? चिपको आंदोलन से, एपिको आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ग्रीन बेल्ट आंदोलन से। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है एक ही दो लोग इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों, बाबा आमटे किस पर्यावरण से संबंधित थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाबा आमटे के बारे में बात करते हैं। तो बाबा आमटे जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने सरदार सरोवर बांध स्थल से अनेक लोगों को हटाए जाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इन्होंने कहा था कि जो एक तरीके से सरदार सरोवर बांध जो बनाया जा रहा था, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था, जिसके लिए इन्होंने एक तरीके से इन्होंने आंदोलन चलाया था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए या ऐसा ना हो। और जो नर्मदा नदी पर ही बनाया गया था, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस हो गए थे उस समय बाबा आमटे जी। नेक्स्ट बात करते हैं घटपर्णी पौधा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। घटपर्णी पौधा जिसे निफेंथीज कहा जाता है का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है और भारत में नहीं पाया जाता है। और मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो आप सोच रहे हो सकता है वो गलत भी हो, थोड़ा सही सोचिएगा। और जल्दी से शेयर वगैरह कर दीजिए, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से आप शेयर वगैरह कर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों की मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। दरअसल क्या होता है कि इसके बारे में, चलिए हो सकता है इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी गई हो, ठीक है, तो फिर हम वही बात कर लेंगे।
देखिए दरअसल क्या होता है, ये जो खुशबूदार रहता है ये क्या करता है, खुशबू उत्पन्न करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इसके आसपास जब जाते ही सब कीड़े मकोड़े तो उनको क्या करता है, अपने चंगुल में फंसा लेता है और खा जाता है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन है वहाँ से बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी से एक क्वेश्चन है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जीडीपी का प्रत्यय दिया गया है बैंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा और वाइगोत्स्की द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जीडीपी का प्रत्यय दिया गया है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके आंसर की बात करते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया था। दरअसल क्या हुआ था इसके अनुसार कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्हें वास्तविक विकास के स्तर की ओर ले जाया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, जेडडीपी कहा जाता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए यदि उन्हें हम क्या करते हैं, वास्तविक विकास के स्तर की ओर ले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेडडीपी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फ्लाई ऐश, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट द्वारा और आटा मिल द्वारा, उर्वरक संयंत्र द्वारा और सीमेंट उद्योग द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट द्वारा क्या होता है, वातावरणीय प्रदूषक को उत्पन्न किया जाता है, वातावरणीय प्रदूषक को उत्पन्न किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आइए अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो फ्लाई ऐश जो है वातावरणीय प्रदूषक है जो थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि सिलिका, एल्युमिनियम, लौह ऑक्साइड, लेड और आर्सेनिक, कोबाल्ट, तांबा आदि के छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं और इनसे क्या होता है, इनसे ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी तथा फेफड़ों का कैंसर भी होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी भी हो जाती है और फेफड़ों में कैंसर या फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है, ठीक है, इसके वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं कि ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है, ताजमहल की क्षति पहुंचा रही यमुना में बाढ़ से अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, मथुरा तेल शोधन से निकले वायु प्रदूषकों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है कि ताजमहल को जो क्षति पहुँचा रही है वो मथुरा तेल शोधनशाला से निकले हुए वायु प्रदूषक से ताजमहल को क्षति हो रही है। दरअसल क्या हुआ है, इसके कारण क्या हो रहा है ताजमहल का जो रंग है वो धूमिल होता जा रहा है और जिसे क्या कहा जाता है, स्टोन कैंसर की भी उपमा दी जाती है या स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य के, कथकली नृत्य के, मणिपुरी नृत्य के और मोहिनी अट्टम नृत्य के। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो कथक नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा से अतिरिक्त देख लेते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी अगर हम देखें तो बिरजू महाराज जो थे कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार थे और इनके अन्य कलाकारों में देखा जाए तो इनके अन्य कलाकारों में लक्षू महाराज भी थे, सितारा देवी भी थी और शोभना नारायण भी थे और चंद्रलेखा भी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कथक जो है उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य रूप है, शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नील और जामुनी और लाल। चलिए दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, बैगनी, लाल, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बैगनी, नील, जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, पीला, हरा। और तीसरा ऑप्शन कहता है, मतलब चौथा ऑप्शन कहता है कि बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
जल्दी से इसका आंसर बताइए, मुझे लगता है सभी भूल गए होंगे, इसको बताएंगे क्या। ठीक है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन इज राइट दोस्तों। तो बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अमरवेल उदाहरण है। अमरवेल किसका उदाहरण है? रेशेदार, रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, और स्तंभ जड़ का, और स्तंभ जड़ का। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो यह एक परजीवी जड़ का पौधा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके बारे में अगर थोड़ा से हम अलग जानकारी लेते हैं तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमने रखा है, आगे शायद रखा है। हाँ, कुल मिलाकर इसके बारे में चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वैसे मैंने सोचा कि इसके बारे में और अच्छा रखा होगा, तो नहीं है। चलिए, ये क्या करता है, एक तरीके अमरबेल जो होता है एक पेड़ से, मतलब पेड़ जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो उसी पेड़ पर ये क्या होता है, लटका रहता है, उसी के पेड़ में ये उगता है। ठीक है, तो ये अमरबेल है जो परजीवी है। ठीक है, परजीवी जड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इको मार्क योजना, बहुत अच्छा प्रश्न है। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो, और निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन कहता है साबुन व अपमार्जक, दूसरा ऑप्शन कहता है कि कागज व प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन कहता है कि औषधि व प्रतिजैविकी, और चौथा ऑप्शन कहता है कि सौंदर्य प्रसाधन एरोसोल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कि औषधि एवं प्रतिजैविक। ठीक है, इसका अगर आप वो लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तब तक शेयर वगैरह भी कर दीजिए, कुछ लोग जो लोग ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इको मार्क के बारे में थोड़ा से और देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं बताते चल भी रहा हूँ। इको मार्क योजना जो है 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई, और जिनका जो एक तरीके से पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। और इस योजना में क्या है, उपभोक्ता उत्पादों में औषधियों और प्रतिजैविकी उत्पादों को शामिल नहीं किया गया। तो उपभोक्ता जो है एक तरीके से उत्पादों में औषधियों एवं प्रतिजैविक उत्पादों को शामिल नहीं किया गया। और इसमें क्या है कि साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल उत्पाद आदि इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। पटाखों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। और चौथा ऑप्शन कहता है 2 और 3 दोनों सही है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। 2 और 3 दोनों सही हैं, तो 2 और 3 दोनों सही हैं, यानी कि लाउड स्पीकर। तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम 2001 क्या कहता है कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होती है, तो एक तरीके से लाउड स्पीकर उतना तेज़ नहीं बजाना है। दूसरी बात करते हैं, कोई भी सभा हो रही है तो उसमें तीव्र ध्वनि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसने मना किया है, इस अधिनियम ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें अभी आपने देखा था, तो उसको आपने देखा था कलर वाला। ठीक है, तो इसको आप बिग्योर करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। BIVVIBGYOR। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस थोड़ा सा और 10-15 मिनट रुके रहिए। एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के साथ शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है कि ऐसा करने से विद्यार्थी सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि ऐसा करना शिक्षक को शारीरिक रूप से आराम पहुंचाता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि ऐसा करने से विद्यार्थी प्रसन्न होते हैं तथा वे उसे पसंद करने लगते हैं। और चौथा ऑप्शन है ही नहीं इसमें,
चौथा ऑप्शन है नहीं। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन सही है, वैसे चौथा ऑप्शन भले ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक जो है कक्ष में पढ़ाते समय श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, यानी सुनने वाला और देखने वाला दोनों का प्रयोग करता है, और साथ साथ शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी को सीखने में आसानी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस राज्य, इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो 7 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से देखा जाए एक तरीके से उत्तर प्रदेश भी है, और बिहार है, जम्मू कश्मीर है, और महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। इसको याद रख लीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कथक, दूसरा ऑप्शन कहता है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन कहता है उड़ीसी, और चौथा ऑप्शन कहता है कुचिपुड़ी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है भरतनाट्यम से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा अतिरिक्त देख लेते हैं जानकारी। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है, और यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी अरुंडेल आदि भी भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। इनको भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक स्थान के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण से मिलान कर दीजिए। मनाली में पहला ऑप्शन कहता है कि मनाली बांस के खंभों से बने ऊंचे, मनाली में क्या होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। राजस्थान में पत्थर या लकड़ियों के बने ढालू वाले छत होते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि असोम हाउस, वहाँ पर हाउस बोट बनाया जाता है। और चौथा ऑप्शन कहता है एक तरीके से मिट्टी के, लद्दाख जो है एक तरीके से मिट्टी के घर या जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। और पांचवा ऑप्शन कहता है कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें जो होती हैं लकड़ी के बने होते हैं। तो इसका मिलान करना हो तो आप कर दीजिए, नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो मनाली में क्या होता है, कैसे घरों की विशेषता क्या होती है कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं। और राजस्थान में क्या होता है कि मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से छाई होती है, कटीली झाड़ियों से छाई होती है। और असम की बात करते हैं, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख की बात करते हैं तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस पुरस्कार को पर्यावरण ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि किस पुरस्कार को पर्यावरण को ग्रीन ऑस्कर का पुरस्कार कहा जाता है। टालर पुरस्कार को, सासाकोवा पुरस्कार को, हिटली पुरस्कार को, और राजीव गांधी संरक्षण पुरस्कार को। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो हिटली पुरस्कार को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसके बारे में ख़त्म कर देते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हिटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार को कहा जाता है, और यह पुरस्कार लंदन की संस्था हिटली फंड ऑफ नेचर यानी WFN द्वारा दी जाती है। पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय क्षेत्र में दिया जाता है जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो इसका प्रारंभ 1994 से किया गया था, और इसके तहत $35,000 की पहले एक तरीके से 15,000 हुआ करते थे पुरस्कार दी जाती है या प्रदान की जाती है। तो $35,000 दी जाती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से। ग्रीन ऑस्कर हिटली पुरस्कार, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार को हिटली पुरस्कार कहा जाता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, फटाफट ले लीजिए। चलिए 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बस थोड़ा से और रुके रहिए। पादप लय एक सुविधा है जिससे पहला ऑप्शन कहता है कि रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है, हो पाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पादप की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। और चौथा ऑप्शन कहता है उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
कि पादप पादपलय की एक सुविधा क्या है? एक तरीके से नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि अवलोकन और भविष्यवाणी करने कौशलों का विकास करना। दूसरा ऑप्शन कहता है अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सीखना। तीसरा ऑप्शन कहता है आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों को सही परिभाषाओं को याद रखना। और चौथा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को अलग स्तर के अध्ययन के लिए तैयार करना। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी अवलोकन, मापन, भविष्यवाणी करने के लिए, कौशलों का विकास करने के लिए पर्यावरण को पढ़ाया जाता है, या इसके उद्देश्य यही है। साइलेंट वैली के चर्चित होने के क्या कारण है? अभी बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक, अभी ये चर्चा में भी रहा। साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण रहा? जनसंख्या विस्फोट की वजह से, परमाणु केंद्र की स्थापना की वजह से, और अधिक जल संचयन की वजह से। और चौथा ऑप्शन कहता है कि जैव विविधता सदाबहार वन संरक्षण के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, बिल्कुल एकदम साफ साफ दिख रहा है, आंसर डी इज राइट। ठीक है, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण करने के लिए। ठीक है, यह साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वनों के महत्व का क्या कारण है? वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड और ग्रीन आइलैंड और ग्रीन हाउस और ग्रीन सिल्वर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके उत्तर को। तो वनों के महत्व का कारण ये है ग्रीन हाउस की वजह से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में इनमें से कौन सा सम्मेलन उसके वर्ष से सुमेलित नहीं करता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पृथ्वी सम्मेलन 1988, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन 1997, कोपेनहेगन सम्मेलन 1992। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन ये आपका नहीं है, ये गलत है, यानी कि 2 गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत है। पृथ्वी सम्मेलन 1988 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो बल्कि 1992 में हुआ था। अभी हमने आपको बताया था कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है या दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो के लिए, डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस के लिए, आंत्र ज्वर और हैजा प्लेग के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक तरीके से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बस ख़त्म हो गई। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी लोगों की यह क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने देखा बड़ी मेहनत के साथ हमने इस क्लास को बनाया है। ठीक है, यानी इस क्लास को हमने आपको दिया है। ठीक है, यदि आपको क्लास बेहतर लगी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।